Hello students, this is Divasi International Public School Online Education. Now, this is the video part 4 of English Grammar, finding the errors in the sentence, and let's start our video. So in part 3 video we have completed the till uses of adjective, or with the help of the rules of adjective, how these uh, errors are created in the sentence and used. So in this video we are starting uses of adverb. Now we will study the rules of adverb which are manipulated and error in the sentence is created. So let's see. First number rule number 54, to modify a verb and adjective. So this is the definition of adverb, means any word which is modifying the value or modifying the verb, adjective और अनदर एडवर्ब. एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, देन दैट वर्ड इज कंसिडर्ड एज एडवर्ब. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी राइट्स वेरी केयरफुली. सो सी राइट्स वेरी केयरफुल. नाउ हियर केयरफुल इज नॉट द एडवर्ब्स एंड केयरफुल इज modifying the verb that is right. So in this sentence, this careful word is itself not in the form of adverb. There are the different forms of adverb and adjective and noun, so that we have to consider that careful form is not the adverb form. The adverb form of careful is carefully. She writes very carefully, so that will be the correct statement. Careful is not the adverb form. Careful is a adjective only. Now carefully is an adjective which cannot be modified the adverb very. So therefore carefully adverb must be used in place of adjective careful. Okay, ये carefully जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ दे दिया है. लेट मी शो, ये मिस्टेक है. ओके, ये केयरफुली नहीं है, यहाँ पर केयरफुल वर्ड आएगा. सो प्लीज़ कंसिडर इट. नाउ सो हियर विल बी केयरफुल ओनली. सो केयरफुल जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, इस वजह से वो मॉडिफाई नहीं कर सकता वर्ब को, तो उसका केयरफुली वाला जो फॉर्म है वो लगाना पड़ेगा. ना रूल नंबर 55, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड. ये जो वर्ड है टू, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ यूज्ड विथ अनप्लीजेंट एक्टिविटी और एडजेक्टिव्स. सो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स मीन्स सेंटेंस में जो फीलिंग आएगी वो फीलिंग थोड़ी हल्की सी नेगेटिव आएगी, या अनप्लीजेंट मीन्स जिसमें खुशी नहीं हो रही होगी. सो वी कैन नॉट यूज़ टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट और टू हेल्दी, बिकॉज ये सारे के सारे प्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं. टू ग्लैड, टू हैप्पी. सो वी विल यूज़ दिस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव विथ टू. एग्जाम्पल, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू. सो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये करेक्ट वन होगा. अच्छा, ये दिस वन इज़ द वेरी confusing one, because you can see that most of the people when they are speaking or spoken persons, they use to glad this kind of words they usually use in their languages. But now grammatically it is wrong, so we must use, or we should remember this rule, that to should not come with the pleasing words or pleasing adjective. So this to is here is making this sentence incorrect. In place of this two we will write very. I am very glad to meet you. Okay. Next is rule number 56, a sentence which is based on two inverted comma. एक ऐसा सेंटेंस जो दिस TOO से लेकर के टू के बीच में अगर फॉर्मेट में है, देन वी कैन नॉट रिप्लेस विथ सो दैट. तो हम इसको सो दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते. इफ़ वी रिप्लेस टू विथ सो दैट, टू ऑल्सो मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ कैन नॉट. तो अगर आप कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तब उस केस में आपको टू के प्लेस पर कैन नॉट लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, ही इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक. सो यहाँ पर की थोड़ी मिस्टेक है, टू के साथ में टू होना चाहिए. सो दैट एंड टू दोनों एक साथ लगा दिए हैं, टू एंड ये सो दैट दोनों एक साथ लगा दिए हैं. सो दिस इज़ द मिस्टेक. ही इज़ टू वीक टू वॉक, अगर टू लगाया है तो इसके साथ में टू रहेगा. दूसरा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर आपको सो दैट लगाना है तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. तो यहाँ पर
ये कैन नॉट जो है वो ऐड किया गया सो दैट के साथ में, और अगर आप सिर्फ ओनली टू लगा रहे हैं तब आपको कैन नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन इस सेंटेंस के अंदर सो वीक यूज़ किया है, सो दैट यूज़ किया है, दैट इज़ वाई यहाँ पे दैट के बाद में कैन नॉट लगाना है। इतना वीक है कि वो ये काम नहीं कर सकता है और यहाँ वॉक नहीं कर सकता है। देन रूल नंबर 57, मच टू इज़ फॉलोड बाय, ये मच टू जो है ये दिस वन मच टू इज़ फॉलोड बाय अनप्रेजेंट एडजेक्टिव। अगेन ये भी वेयरएज टू मच इज़ यूज फॉलोड बाय द नाउन। तो यहाँ पर दो हो गए हमारे, एक हो गया हमारा मच टू एंड सेकेंड वन इज़ टू मच। तो इन फर्स्ट केस मच इज़ कमिंग इन फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड केस द टू इज़ कमिंग इन द फर्स्ट प्लेस। अगर सेकेंड वाला केस आता है सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी फॉलोड बाय नाउन, मतलब टू मच के बाद आपको नाउन लिखना है, किसी का नाम लिखना है, और मच टू होगा उसमें एडजेक्टिव आएगा। तो फर्स्ट वाले केस में आपको एडजेक्टिव लगाना है इसको लिखने के बाद, और सेकंड वाले केस में आपको नाउन लगाना है। देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। सो दिस इज अगेन वन ट्रिकी रूल, मच टू अनप्रेजेंट एक्टिविटी एडजेक्टिव सॉरी, एंड टू मच प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी। सो नाउ हियर टू मच पेनफुल फॉर मी। सो यहाँ पर पेनफुल वर्ड जो है वो अनप्रेजेंट तो है, लेकिन टू मच के बाद तो नाउन लगाना होता है। अभी हमने रूल देखा, इट्स टू मच तो टू मच के बाद तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए। एंड पेनफुल इज़ नॉट अ नाउन। पेनफुल दर्दीला इसका मीनिंग होता है, दर्द हो रहा है या दर्द से जुड़ा हुआ। सो पेनफुल इज़ नॉट एन नाउन एंड इट इज़ एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पर मच टू आएगा, टू मच नहीं आएगा। हिज फेलियर इज़ टू मच पेनफुल और हिज फेलियर इज़ मच टू पेनफुल। करेक्ट सेंटेंस में मच को हम आगे लिख देंगे, टू को पीछे लिखेंगे। मच टू पेनफुल पता कैसे चलेगा? बाय फाइंडिंग द दिस पेनफुल वर्ड। पेनफुल वर्ड इज़ नॉट द नाउन फॉर्म। अगर आप टू मच लिख रहे हो तो टू मच के साथ में नाउन आना चाहिए, और ये पेनफुल जो है इट इज़ नॉट अ नाउन। पेनफुल इज़ नॉट अ नाउन। ओके, सो ये इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड विच इज़ शोइंग द फीलिंग ऑफ अनप्लीजेंटनेस और सैडनेस। सो आपको मच टू करके फिर आपको एडजेक्टिव लिखना है पेनफुल। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट इज हिज वाइफ रूड बिहेवियर। इसकी वाइफ का रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। नाउ मच टू पेन, पेन यहाँ पर अपने आप में खुद में एक दर्द जो है वो अपने आप में एक नाउन है। अब मच टू के साथ में नाउन नहीं लगाना है, मच टू के साथ में तो क्या लगाना है? मच टू के साथ में तो आपको एडजेक्टिव लगाना था अनप्लीजेंट वाला, ठीक है। इसलिए इसको चेंज करके टू मच करना था। अल्टीमेटली आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है कि कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मच टू और टू मच लगाएंगे। तो आप दोनों में से किसी एक को याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको टू मच याद रखना चाहिए, बिकॉज ये टू मच जो है वो अक्सर प्रैक्टिस में रहता है, और टू मच के साथ में आपको पेनफुल जो है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है वो भी याद रहेगा। और बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप जिस तरह से याद रखना चाहें। रूल नंबर 58, सो क्वाइट एंड ऑल, दीज आर द टू वर्ड्स। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर। ये क्वाइट और ऑल शब्द जो हैं दोनों एक साथ नहीं आएंगे किसी सेंटेंस में। अगर हैं तो एरर है वहाँ पर। सो ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, यहाँ ही रॉन्ग हो जाएगा। क्वाइट राइट, ही इज़ क्वाइट राइट, और ही इज़ ऑल राइट। आप ऐसे लिखेंगे, क्वाइट राइट लिखिए, एक ऑप्शन आपके पास ये है, ऑल को रिमूव कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन इज़ ही इज़ ऑल राइट। दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कीजिए। देन रूल नंबर 59, ए एन प्लस फेरी प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस रदर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर एग्जाम्पल। सो these rules means they are the format of particular sentence framing, and so ये और है जो है वो बीच में इनके गैप दे रहा है, ठीक है। ये दोनों साथ में नहीं है। इसे आपको ए एन, सो ये आपको एग्जांपल करके दिया हुआ है। पहले आपको ए या एन होगा आपके ए एन रूल आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग। देन आपको फेयरली लिखना है, देन एडजेक्टिव अपना गुड हो गया, और देन उसके बाद में बुक हमारी नाउन होगी।
एक ये फॉर्मेट रहेगा आपके सेंटेंस का जब इसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ओके, एंड नाउन। सो अ फेयरली गुड बुक, एक ये फॉर्मेट हो गया ए एन फेयरली गुड बुक। और सेकंड फॉर्मेट है रादर ए आर्टिकल एंड देन एडजेक्टिव। सो रादर ए आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, डिफ़िकल्ट ये एडजेक्टिव, बाद में इसके नाउन है। तो ये नाउन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया बट डिफ़िकल्ट, बिकॉज रादर है डिफ़िकल्ट। दो फॉर्मेट आपके पास रहेंगे, रादर के बाद में आर्टिकल लगाना है, एडजेक्टिव लिखना है, और फेयरली के बाद में एडजेक्टिव एंड नाउन लिखना है। सो ये फॉर्मेट याद रखना, ये डिफ़िकल्ट वन है, ये याद रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। अब इसमें ये ध्यान रखना कि फेयरली जो है अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। सो इसके साथ में आप फेयरली के साथ में आप ये कहाँ गया, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव जो है वो फेयरली के साथ नहीं लगा सकते, और रादर जो है वो नेगेटिव फीलिंग वाइब्स देता है। सो इसके साथ में आप प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं लगा। अगर ये नेगेटिव है तो उसके साथ में एडजेक्टिव भी नेगेटिव लगाएंगे, और फेयरली हमारा पॉजिटिव है तो उसके साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव ही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकरेक्ट, इट वॉज रेदर अ गुड बुक। सो रेदर ए गुड बुक का अपना राइट स्टेटमेंट क्या था कि जो ए होता है आर्टिकल वो रेदर के बाद आएगा। सो रेदर अ गुड बुक। और दूसरी बात, रेदर के साथ में नेगेटिव वाइब्स आनी चाहिए या नेगेटिव एडजेक्टिव आना चाहिए। इसका मतलब ये रेदर जो है वो रॉन्ग प्लेस पे गया। अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो आप गुड लुक को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप रेदर को रिमूव करके फेयरली लगा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको सेंटेंस ये जो कोर वर्ड्स है उनको चेंज नहीं करना है, बस जो आपके कंजक्शन है या जो ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं उन वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो। सो यहाँ जो रादर है दिस इज़ रॉन्ग, रादर की प्लेस पे आपको फेयरली करना। और ये आपका जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि आपका ए या एन देन फेयरली, ठीक है, देन प्लस आपका एडजेक्टिव और देन लास्ट में नाउन। सो आपका गुड जो है वो एडजेक्टिव है और बुक जो है वो नाउन है। वैसे ही इसका दूसरा एग्जांपल भी बना सकते हैं लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर है नहीं। सो जब हमारे पास आएंगे एक्सरसाइज में तब हम देख लेंगे। नाउ 60 रूल नंबर इज़ so in rule number 60 the enough word, that word which is enough, this enough word should not be, this enough word when used as an adverb, then in that case wait for a minute. This enough word, this one, जब भी एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब उसके आगे आप पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे। एग्जांपल यहाँ पर ये रहा आपका इनफ और इसके आगे रखा हुआ है ये ग्रेटर, बट हमें पता है कि ग्रेटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। सो यहाँ पर आपको ग्रेटर को हटा के आपको यहाँ पर ग्रेट लिखना है, ग्रेट इनफ। तो ये हो गया हमारा रूल। इनफ जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, इन दैट केस आपको पॉजिटिव डिग्री ग्रेट फॉर्म इस्तेमाल करना है या किसी भी एडजेक्टिव का ग्रेट फॉर्म यूज़ करना है। देन नेक्स्ट रूल इज़ टू नेगेटिव कैंसल्स ईच अदर। दो नेगेटिव्स जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हैंस टू नेगेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन। जब हम टू नेगेटिव्स में ये मैथ्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस माइनस जो होते हैं वो एक साथ आते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। सो टू नेगेटिव्स अगर आप एक साथ बोल रहे हो इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है पॉजिटिव मीनिंग देगा। तो वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर फिर भी कहीं होता है तो वो अफर्मेटिव बन जाएगा। सो आई हैव नॉट गॉट नन, आई हैव नॉट गॉट नन। अब आई हैव नॉट गॉट एनी, इसका करेक्ट वन हो जाएगा ये, नन को हटा के आपको एनी कर देना है। मुझे नहीं मिला और कुछ ही नहीं। तो ये सेंटेंस जो है वो दो बार आने की वजह से इसकी जो मीनिंग है इसको हिंदी में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव नॉट गॉट नन, एक तो नन आप बोल रहे हो, सो आप आई हैव गॉट एक बार ऑलरेडी आप नेगेटिव बोल रहे हो, दूसरी बार आप बोल रहे हो कि नॉट भी है, तो यहाँ पर ये सेंस नहीं बना रहा है और इसका पॉजिटिव फॉर्मेशन भी नहीं बनेगा, अफर्मेटिव मीनिंग भी नहीं निकलेगा। आई हैव गॉट नन, तो सारे सेंटेंसेस में ये अफर्मेटिव वाइब्स नहीं देगा, उसमें ही देगा।
तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा नन को एनी में। मुझे कुछ नहीं मिला, एनी मीन्स सारी चीज़ों में से कुछ तो मिलना चाहिए था, तो वो कुछ भी नहीं मिला। सो आई हैव नॉट गॉट एनी। आप चाहते तो आप नॉट को भी हटा सकते थे, तो आप बोल सकते थे इस तरह से, आई हैव गॉट नन। तो ये वाला भी आपका राइट होता, सेकंड ऑप्शन में ये रहेगा, आई हैव गॉट नन। तब आपने नॉट को रिमूव कर दिया है। देन रूल नंबर 62, एट प्रेजेंट मीन्स। एंड नेक्स्ट 62 नंबर रूल, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका प्रेजेंट वर्ड है, दिस वर्ड प्रेजेंट, इसका मतलब होता है एट द प्रेजेंट। अगर कहीं एट प्रेजेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब एट प्रेजेंट मौजूदा कंडीशन में कोई काम होना, और प्रेजेंटली का मतलब होता है ये एडवर्ब। तो ये हो जाएगा शॉर्टली मीन्स कुछ समय बाद, बहुत ही जल्द, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में कोई काम होने वाला है। सो इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, तो अभी के समय में कुछ किया नहीं जा सकता, ये सेंस ऐसा बनाने की ट्राई कर रहा है। बट ये प्रेजेंटली का मतलब शॉर्ट, मतलब कुछ समय के बाद में भी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात जो है वो एट प्रेजेंट के साथ में ज़्यादा सूट करती है। नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट, अभी के अभी कुछ नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। एंड देन इनकरेक्ट सेकंड वाला प्रेजेंट वाला, ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, मतलब अभी के अभी वो वापस आ जाएगा, तो ये सेंस नहीं बनता है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मीन्स ऑन द स्पॉट, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंटली लिखेंगे, प्रेजेंट के प्लेस पर ही विल कम बैक प्रेजेंटली मीन्स कुछ समय के बाद ये, या शॉर्टली ही विल कम बैक कुछ समय, तो मीन्स कुछ सेकंड बोल सकते हैं, कुछ मिनट्स बोल सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो प्रेजेंटली एंड प्रेजेंट के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। देन रूल नंबर 63, ये हार्ड, अब यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है दिस वन, ये हार्ड, उसका मतलब है डिलीजेंटली एंड स्ट्रेन्यूअसली। अब हार्ड जो है वो सिंपली एडजेक्टिव है, और ये हार्डली जो है वो एडवर्ब है। सो हार्ड थिंग या हार्ड एक्टिविटी, सो ये एडजेक्टिव की तरह है। सो हार्ड के साथ, हार्ड का जो सिंपल मीनिंग है वो डिलीजेंटली और स्ट्रेन्यूअसली है, मीन्स कोई चीज़ कठिन है। और हार्डली का मतलब जो है वो स्कार्सली है। स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल होगा वो मुश्किल से, कोई काम बड़ी मुश्किल से जो होता है तब ये हार्डली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं है रखनी है। एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे, इनकरेक्ट हो जाएगा द ही ट्राइड हार्डली, उसने हार्डली ट्राई किया टू विन द रेस। तो यहाँ पे हार्डली का मतलब है मुश्किल से, ही ट्राइड हार्डली, उसने मुश्किल से जीतने की कोशिश की। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोशिश बहुत कम की जीतने की, तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो जाएगा। जीतने के लिए लोग अक्सर ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर हार्ड वर्ड आएगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, सो हार्ड वर्ड हो जाएगा। देन सेकेंड इनकरेक्ट इज सी हैज़ इटन हार्ड एनीथिंग इटली। तो यहाँ पर उसने मुश्किल, सी हैज़ इटन हार्ड एनीथिंग, उसने, तो यहाँ पे हार्ड जो वो फिट नहीं बैठ रहा है। हार्ड एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ कठिन उसने खाई नहीं, तो कठिन चीज़ का ये सेंस नहीं बनता है खाने के मामले में। यहाँ पे ये सेंस बन सकता है कि मुश्किल से ही उसने कुछ खाया है या बहुत कम चीज़ खाई है, तो इसलिए यहाँ पे हार्ड का हार्डली बना दिया जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देन रूल नंबर 64 विल बी, ये जो हमारा मच है, मच ओके, दिस मच इज़ यूज बिफोर पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल मैंने आपको बताए थे हमारे शायद। नाउ रूल नंबर 64, दिस मच इज़ यूज्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल मीन्स, यहाँ पर आपका जो ये मच है और ये वेरी है, जब आपका मच आप लगाएंगे तब आपको यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे आप पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। एंड देन उसके बाद में कोई आप एडजेक्टिव लगाएंगे एंड कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, सीटी कंपैरेटिव डिग्री का। अगर आपका वेरी वाला केस है तो इन दैट केस यू विल यूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब के साथ में आप आईएनजी वाला फॉर्म लिखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड उसके बाद में आप एडजेक्टिव लिखेंगे। एंड देन आपका यहाँ पे जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। मीन्स अगर आप ग्रेट लिख रहे हैं तो आपका ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव डिग्री वाले केस में आपको यहाँ पर ग्रेट ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका ये रूल था। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इनकरेक्ट एग्जांपल है, द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर जो सरप्राइजिंग है ये अपना मच जो है आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, जैसा रूल में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो आपको मच को हटा, सरप्राइजिंग को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वरना सेंस की वो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। सो इन दैट केस वी विल चेंज द मच वर्ड एंड
मच को हटा के हम यहाँ वेरी कर देंगे, सो दिस विल बी करेक्ट वन, बिकॉज मच के साथ में यहाँ पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मच के साथ में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल सरप्राइज्ड आना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंग है, तो फिर हमको मच को रिमूव करके वेरी करना पड़ेगा। दिस इज़ द ट्रिक ना। सेकंड वन इज़ आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज है। तो इस केस के अंदर आपका आई वॉज वेरी सरप्राइज, यहाँ पर ये सरप्राइज्ड है और उसके साथ में वेरी। अभी सरप्राइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके साथ में यहाँ पे हमेशा मच आना चाहिए, ठीक है। एट हियरिंग, तो ये वेरी को रिमूव करके यहाँ पे मच कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो वेरी और मच का ये ध्यान रखना है स्पेशली। देन नेक्स्ट रूल नंबर 65, हार्डली इज़ एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली। यहाँ पे हार्डली जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग जो होता है ये इस एडवर्ब है, उसका मतलब रेयरली भी, अब बड़ी मुश्किल से, जैसा भी हमने ऊपर देखा था। एंड हार्ड वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब टफ और रिजिड होता है, दूसरी बार आया है। सो इसको हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए इसका यूज़ भी डिफरेंट होता है। इट इज़ हार्डली जॉब, तो ऐसा नहीं होता है, हार्डली जॉब नहीं, जॉब के आगे यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा हार्ड जॉब। तो हार्ड वर्ड जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और हार्डली जो है दैट इज़ द एडवर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे हम हार्ड लगाएंगे हार्डली के प्लेस पर, एंड देन सेंटेंस विल बी करेक्ट। देन रूल नंबर 66, अगो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ अगो। अगो इज़ ऑलवेज यूज्ड विद द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस मीन्स इस सेंटेंस के अंदर आप ये ही गॉट करके ऐसा करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ही गॉट बुक, आई पास्ड, ठीक है। हैज़ हैव कुछ नहीं है, सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। दो सेंटेंस आर कंसिडर एज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो वहाँ पर एगो जो है, एगो इज़ ऑलवेज यूज विथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में। सो इफ़ एगो इज़ यूज इन द सेंटेंस दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडिफिनिट। अगर एगो लिखा हुआ है तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा, जहाँ आपको एगो दिखाई दे इसका मतलब वो सेंटेंस में आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस को ज़्यादा कंसिडर करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। देन एग्जांपल इज़ ही हैज़ कम अ मंथ अगो। तो ही हैज़ कम अ मंथ अगो ये इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि ये हैज़ लगा हुआ है और हैज़ ये परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, जब ये हमको तो पास्ट इंडिफिनिट चाहिए। सो करेक्ट, ही केम अ मंथ अगो, वो एक महीने पहले आ गया था। और 67 रूल दिया हुआ है, दैट इज़ एट प्रेजेंट। 67 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एट प्रेजेंट मीन्स एट दिस मोमेंट एंड इट इज़ यूज्ड विथ प्रेजेंट टेंस, वेयर इज़ द प्रेजेंटली इज शॉर्टली। अच्छा, ये वाला भी हमारे पास आ चुका है, पहले ये रूल रिपीट हो रहा है। इस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब ऑन द स्पॉट, अगर प्रेजेंट टाइम पे कुछ काम हो रहा है वो, और प्रेजेंटली मीन्स थोड़े समय के बाद में काम होगा, शॉर्टली, तो उसका एग्जांपल है। और इसको दिखाने के लिए आप फ्यूचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टली में। सो जनरली यूज विद द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल, प्रेजेंटली ही इज़ इन द रूम, तो अभी वो रूम में है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करेंगे कि प्रेजेंटली मीन्स थोड़े टाइम में। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटली जो है वो रॉन्ग मीनिंग बता रहा है कि थोड़े टाइम में वो रूम में है, तो ये सेंस नहीं बनेगा ये, ठीक है। एट प्रेजेंट करेंगे तब जा करके आपका सेंस बनेगा। एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, अभी के अभी, ऑन द स्पॉट, इसी समय पर वो रूम के अंदर है, ना कि प्रेजेंटली को देख करके करेंगे कि थोड़े समय में वो रूम के अंदर है। तो यहाँ पे जब प्रेजेंटली लगाना हो तो यहाँ पर विल लगा के बताना पड़ता है। अगर आपको प्रेजेंटली लगा के सेंटेंस को दिखाना है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस बोला है कि प्रेजेंटली, तब आप लिखते हैं यहाँ पे ही विल बी इन द रूम, प्रेजेंटली इन द रूम। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के बाद में वो रूम में चला जाएगा। प्रेजेंटली ही विल बी इन द रूम, उस समय में वो रूम में होगा। देन रूल नंबर 68, अर्ली मीन्स, अर्ली का मतलब हो जाएगा जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत के बिल्कुल पहले का समय। एंड सून मीन्स जस्ट आफ्टर, तो अर्ली और सून का यूज़ करने के लिए यहाँ बताया है। सो रोजेस ब्लॉसम अर्ली दिस स्प्रिंग, तो जो रोजेस होते हैं वो ये स्प्रिंग के मौसम में अर्ली मतलब जल्दी ही स्टार्ट हो गए हैं, जो उनका टाइम रहता है उस टाइम से पहले ही वो खिल गए हैं, ब्लॉसम हो गए। एंड द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ सेल्डम, अच्छा अब ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, सेल्डम
नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, टेक एन इनवर्स स्ट्रक्चर। तो ये एक उल्टा स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसके अंदर हो जाएगा ये कि आप जब इस तरह के सेंटेंस लिखेंगे तो उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बदल जाएगी और आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे अपने सेंटेंस को। आप गौर से देखो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बाकी के पार्ट्स आएंगे। तो एग्जांपल के तौर पर सेल्डम, अगर सेल्डम लिखा है देन सेल्डम आई हैड सीन सच ब्यूटीफुल साइट। तब यहाँ पर आई जो है वो पहले नहीं आएगा, हैड पहले आएगा, फिर आई उसके बाद आएगा। तो ये चेंज करना है और हो जाएगा जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है सेल्डम। सो दिस वन, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा शायद ही मैंने इतनी खूबसूरत जगह देखी होगी। एक पर्सन है जो एक बहुत ही अच्छे प्लेस पर गया है और उस नज़ारे को देख करके उसने ऐसा कहा कि सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। शायद ही मैंने ये जगह देखी होगी और या काश मैंने ये जगह पहले देख ली होती। इस तरह के कई बार मीनिंग निकलते हैं। एंड लास्ट जो रूल है इसका इन्वर्जन। तो एक ये इन्वर्जन में अगेन सेम जो ऊपर हुआ है वही होगा। इन्वर्जन इज ऑल्सो यूज इन द सेंटेंस विच स्टार्ट विद द हेयर देयर अवे, इंडोर, आउटडोर एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी मेन वर्ब इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होंगी वो सब्जेक्ट के पहले आएंगी, सब्जेक्ट बाद में होगा और वर्ब सारी पहले की पहले होंगी। और ये सारे जो वर्ड्स हैं उनको याद रखना है कि इन्वर्जन जो है इस तरह के वर्ड्स के साथ में होता है। हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर एंड आउटडोर। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस एक दिया हुआ है, अवे सीता वेंट, अवे सीता वेंट। तो अब यहाँ पे मीन्स ये हो जाएगा, ये इतना ही सेंटेंस है, ठीक है। अवे सीता वेंट मतलब सीता दूर चली। तो यहाँ पे इसको हमको इन्वर्जन करके लिखना है, अवे वेंट सीता, अवे वेंट सीता। तो ये करेक्ट वाला हो जाएगा, अवे वेंट सीता। अब इस एडवर्ब वाले में सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये इन्वर्जन वाला ही है टॉपिक। सो इसका ध्यान रखना है। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तब दिमाग काम करता नहीं, पता नहीं चलता कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, बिकॉज इनके सेंटेंस बहुत कम दिखते हैं हमको, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत कम दिखते हैं, चैप्टर्स के अंदर। सो दिस विल क्रिएट more and more confusion. So just remember this rule exactly, that some sentences are also beginning with the verbs and then subject. Those kind of sentences are considered as inversion sentence. So away Sita went is wrong, away went Sita. So here are this adjective portion, adverb portion, use of adverb is completed. Now we will meet in the next video with the use of the conjunctions. So up to 70% we have completed. Now 30 rules are remaining that we will cover in the next video. Okay, till then take care, bye bye.